हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करने वाले हैं 4.6 एक्सरसाइज को। तो उसमें मेनली हमें मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। जो सिस्टम लीनियर इक्वेशन सिस्टम हमें दिया गया है उसको हमें सॉल्व करना है। तो एक हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं या फिर एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे हमें एक्सरसाइज नंबर 4.6 में फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइजेज 1 to 6। हमें इसमें पता करना है कि कौन सा जो ये इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो उसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को समझने फाइंड आउट करने के लिए, चेक करने के लिए हमारे पास यही मेथड है जो कि उसको सॉल्व भी करेगा और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी चेक करके बताएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप है हम अप्लाई करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो हमें इस मैट्रिक्स मेथड में ये बोला जाता है कि जो भी हमारे पास सिस्टम दिया हो उसको आप एक्सप्रेस कर दो इस फॉर्म में, ax इक्वल टू b के फॉर्म में। यहाँ पे a, x और b जो है तीनों के तीनों मैट्रिसेस हैं। क्लियर है? सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। कई बार बच्चे इसको मॉडुलस भी पढ़ देते हैं। देखो यहीं पे मैं वो भी क्लियर कर देता हूं कि मॉडुलस कब बोलते हैं और डिटर्मिनेंट कब बोलते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूं, यदि आपके पास इसमें कोई भी ऐसे नंबर हो जैसे कि 2x प्लस 5 ऐसे लिखा हो तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है। हम इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 5। लेकिन अगर इस सिंबल के अंदर कोई भी लेटर है और वो मैट्रिक्स है, ये जो है A या B, यदि ये मैट्रिक्स है और फिर ऐसे सिंबल में है तो उसको हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ B। ये एक सिंपल सा फंडा है। अब हम चलते हैं आगे। ये जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इसके फाइंड आउट करते ही हमें ये पता चल जाएगा कि आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। कैसे पता चलेगा? स्टेप 3 में, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और यदि वो कंसिस्टेंट है, टू कंप्यूट the solution of this system we have to find that the value of A inverse by formula A inverse equal to adjoint of A divided by determinant of A। इसके हेल्प से हम A inverse फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें adjoint of A की जरूरत पड़ेगी। To find the adjoint of A we have to compute the value of cofactors of all elements of matrices। उसके बाद से जब ये हम यहाँ पे देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं होता है तो हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। यहाँ पे पता चल गया। अगर कंसिस्टेंट है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इट मींस A जो हमारा मैट्रिक्स है वो इनवर्सिबल है। ओके, उसके बाद बोला टू कंप्यूट द सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A इनवर्स एंड यूज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन का। चौथा स्टेप ये कहता है, यहाँ पे तीसरा लिखा, चौथा स्टेप ये कहता है कि यदि डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, यहाँ पे 0 नहीं है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 देन we have to find the value of adjoint of A। और यहाँ पे आपके दो केस जनरेट होते हैं। ओके, पहला केस क्या करते हैं हम कि adjoint of A को मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। यदि 0 नहीं आता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और जो हमारा सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट केस हमारा जो है वो है, यदि 0 आ जाता है, हो सकता है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो और वन सोल्यूशन हो, कंफर्म नहीं होता। और इस केस में ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी, लेकिन किसी किसी बुक में दिया हुआ है कि कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और ये कंसिस्टेंट होता है। नोट के तौर पर आप एक चीज लिख लो यहाँ पे, टू फाइंड द infinitely many solution is not part of our syllabus। हमारे पास यहाँ पे आप बोलोगे कि जब ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है तो इसका सॉल्यूशन बताओ कि क्या होगा, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है 12th के। अब हम ये शायद समझ में नहीं आया हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम इसी प्रोसेस को किसी क्वेश्चन के हेल्प से करेंगे तो आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है इस लीनियर सिस्टम को इस फॉर्मेट में लिखना होता है। ठीक है, कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि ये क्यों लिखते हैं ऐसे, उसका भी रीजन मैं दूंगा कि क्यों लिखते हैं हम। ठीक, तो देखो यहाँ पे लेट सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया, यहाँ से सॉल्यूशन ये भी हमारा गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। लेट ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको कॉलम 1 में लिस्ट करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 2। नेक्स्ट y का कोफिशिएंट कॉलम 2 में 2 3, ये मैट्रिक्स हमारा रेडी हो गया। नेक्स्ट हमें x मैट्रिक्स लेट करना है x, और ये जो होगा कॉलम मैट्रिक्स होगा, जितने भी वेरिएबल होंगे उसको लिस्ट करना है इसमें। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है x और y, क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक b मैट्रिक्स तैयार करना है जो कि राइट साइड में हमारे पास कांस्टेंट टर्म में होंगे, उनको लिखना है 2 और 3, और ये भी कॉलम मैट्रिक्स। अब हम ऐसा क्यों लिखते हैं, हम इसको ax इक्वल टू b के फॉर्मेट में क्यों लिखते हैं, उसका एक रीजन है। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं यहाँ पे कि क्यों लिखते हैं। देखो, यदि तुम ax ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यही चीज मिलेगा। देखो हम लिख रहे हैं क्या, ax इक्वल टू b, ऐसा हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इसका रीजन मैं बता देता हूं। a मैट्रिक्स में x से मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 2 3, और यहाँ पे x मैट्रिक्स है x और y, और b मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 3। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे होता है पहले तो देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो 2/2 ऑर्डर का है और ये 2/1 ऑर्डर का है और ये भी 2/1 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। तो देखो अगर इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होगा तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो देखो इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है, 2 जो है 2 के इक्वल है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जो रिजल्टेंट आता है वो 2/1 का हमें मिलेगा। ओके, तो देखो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को रो को कॉलम से करते हैं, तो देखो 1 को करेंगे x से तो ये हमें मिलेगा x, और +2 से करेंगे y में तो +2y। एक हमारा एलिमेंट यहाँ पे तैयार हो गया। दूसरा देखो इस रो से इस कॉलम में करेंगे तो 2 से करेंगे x में तो 2x, और प्लस में 3 से करेंगे y में तो 3y। ये भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये कितने का बन गया, 2/1 का। एक कॉलम है 2 रो है, और ये किसके इक्वल है, 2 और 3 है हमारे पास एलिमेंट है 2/1 का। यहाँ पे भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमने एक पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, वो कब पॉसिबल होता है, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वल होगा तो इक्वल होगा ये मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दोनों के दोनों मैट्रिसेस इक्वल दिए गए हैं ऑलरेडी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो लिख लेते हैं हम x + 2y = 2, शायद ये नहीं दिख रहा हो, x +
2y इक्वल टू 2 लिख लिया हमने, और यहाँ पे जो है ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो देखो हमारे पास इक्वेशन आ गया, जो एक सिस्टम यहाँ पे दिया गया था। तो मेनली क्या करते हैं हम इसको इस फॉर्मेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने के बाद ये यही इक्वेशन आएगा। क्लियर है? ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं था, मैंने ये बता दिया कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक, अब मैं इतना करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन में कर रहा हूं, लेट कर लेंगे a x b। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, पहला तो हमने लिख लिया, a भी लिख लिया, x भी और b भी। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a यहां पे लिख देना नाउ। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a मैट्रिक्स पे साइन हट चल जाएगा, डिटर्मिनेंट का 1 2 2 3। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, डाउन एरो पॉजिटिव माइनस अप एरो नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 3 माइनस 2 टू 4, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 when determinant of a is not equal to 0 then the system is consistent with unique solution। but हमें इसमें क्या जानना था सिर्फ कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो तुम ये भी सोचोगे जब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a से ही पता चल जा रहा है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो ये हम क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या फायदा। इसका भी फायदा है, मैं बताऊंगा कि इसका क्या यूज होगा। यदि यहाँ पे 0 आ जाता फिर हमें b की जरूरत पड़ती और एडजॉइंट ऑफ a में मल्टीप्लाई करते, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में है, मैं बता दूंगा। यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखोगे, हेयर, यहाँ पे लिखो हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 सो द गिवन system of equation is consistent। बस हमें इतना ही पता करना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। क्लियर है? अब हम इसी का थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। इसको भी हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, इस फॉर्मेट में लिखना होता है। तो a लेट कर लेते हैं, a इक्वल टू मैट्रिक्स कोफिशिएंट ऑफ x कॉलम 1 में हम लिस्ट करते हैं 1 और 2, कोफिशिएंट ऑफ y कॉलम 2 में लिस्ट करेंगे 3 और 6। ओके, नेक्स्ट हमारा x एक मैट्रिक्स लिस्ट करते हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं, हमारे पास 2 वेरिएबल है x और y, और आफ्टर दैट b मैट्रिक्स एक तैयार करते हैं 5 और 8। ये इक्वल टू के बाद वाला जो भी हमारे पास नंबर होता है। अब हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना होता है। नाउ डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे हम 3 और 6। अब देखो क्या करना होता है, डाउन एरो मल्टीप्लाई 1 इंटू 6 6 माइनस अप एरो 2 3 6 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे हमारे पास ये केस जनरेट हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a। 2/2 ऑर्डर के लिए एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक था जो मैंने बताया था। देखो तुम भी यहाँ पे समझ जाओगे। एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, हमें क्या करना होता है, 2/2 के लिए सिर्फ ये एप्लीकेबल है। एडजॉइंट ऑफ a डायरेक्ट लिखते हैं हम, कैसे, इस डायगोनल को इंटरचेंज कर देते हैं एलिमेंट को, 6 1 की जगह 1 6 की जगह, ध्यान देना 6 और 1, और इस वाले डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, तो ये -3 और ये -2।
और हमारे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। एडजॉइंट ऑफ ए मिलने के बाद हमें दो केस चेक करने हैं बी से मल्टीप्लाई करने के बाद कि क्या ये हमारे पास 0 आता है या नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे चेक करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 6 -3 -2 1 और बी का हमारे पास वैल्यू है 5 8। जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं रो को कॉलम के साथ 6 से 5 में 6 5 30 प्लस 3 8 24, लेकिन माइनस का है 24 एंड R2 से करते हैं फिर तो -2 5 10 माइनस और 1 से करेंगे 8 में तो प्लस का 8। यहाँ पे हमारे पास जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स आया वो 0 मैट्रिक्स नहीं आया, यहाँ पे आ गया प्लस का 6 और यहाँ पे आ गया माइनस का 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे हेयर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, सो the given system of equation is inconsistent. I hope आपका क्लियर हो गया होगा ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 2 6 ऐसे ही करना है तुम्हें। उसके बाद से हम 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और 14 तक हमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है, इसी मैट्रिक्स मेथड का। तो एक सबसे पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा ले लें इसमें, 11 नंबर ले लेते हैं और उसी पे समझते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, जब भी आप पढ़ने बैठो तो कॉपी लेकर के बैठो, ऐसे देखने से नहीं होता, उस पे कॉपी पे लिखना पड़ेगा।